हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग बहुत ही एक विशेष मुद्दे के संदर्भ में चर्चा करने वाले हैं जो आजकल सुर्खियों में छाया हुआ है। मुद्दा अगर देखें तो यह मुद्दा है आपका भारत सरकार बनाम दिल्ली सरकार। यह मुद्दा छाया हुआ है और इसी मुद्दे पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। यहां पर कुछ संवैधानिक चीजों को समझेंगे, हम संवैधानिक चीजों को जानेंगे, विवाद के कारणों को जानेंगे, क्या क्या इसके और आपके नियम कानून है उसके संदर्भ में जानेंगे, क्या होता है ऑर्डिनेंस बिल, क्या होता है, ठीक है, इसके संदर्भ में जानेंगे, कुछ राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में जानेंगे। तो संवैधानिक और साथ साथ में इस पूरे मुद्दे पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मुद्दा जैसा कि यहां पे देख रहे हैं आप लोग कि लिखा हुआ है क्या, दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल। ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश। अध्यादेश क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग इस आर्टिकल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखें यहां पे, तो यहां पे देखिए जो ये मुद्दा बनकर आया है, ये मुद्दा आपका सीधे सीधे यहां पर देखिए निकल कर आ रहा है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023, जो इस समय मुद्दा का विषय है। संशोधन विधेयक के रूप में तो ये आया और इसे लोकसभा और राज्यसभा ने पास भी कर दिया और यह मामला अब कहां पहुंच गया, राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति जैसे ही इस पे हस्ताक्षर करेंगे, यह क्या होगा, एक आपका कानून का रूप धारण कर लेगा। ठीक है, अभी क्या है, अभी एक विधेयक के रूप में है, लेकिन जैसे ही इस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाएगा तो यह एक कानून का रूप धारण कर लेगा। मुद्दा क्या है, मुद्दा को जानने से पहले हम लोग को थोड़ा सा दिल्ली की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जाननी पड़ेगी। मामला उठा कैसे और क्या क्या चीजें हैं, आगे चर्चा करते हैं इस पे हम लोग। अगर आगे चर्चा करते हैं तो यहां पे देखिए सीधा सीधा सा यहां पे आपको 1956 में दिल्ली को एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। दिल्ली को एक केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया, 1956 में। इसके लिए अगर आपको याद होगा, जब भारत आजाद हुआ था तो भारत की आजादी के बाद क्या किया गया था, भारत में 4 कैटेगरी से स्टेट बना दिए गए थे। लेकिन 1953 में भारत सरकार ने क्या किया था, डॉक्टर फजल अली आयोग का गठन किया गया था और उन्हीं के आधार पर भारतीय संसद द्वारा क्या किया जाता है, आपका एक बिल पास किया गया जिसके आधार पर 1956 में, ठीक है, और उसी के आधार पर क्या किया जाता है, आपका राज्य एवं आपके केंद्र शासित प्रदेशों का यहां पे प्रदेशों का गठन किया जाता है। यानी कि स्टेट और यूटियों का गठन किया गया था फजल अली आयोग की सिफारिश पे, जिस आयोग के सिफारिश पे किया गया था उसके लिए भारतीय संसद ने क्या किया था, राज्य पुनर्गठन आपका एक्ट पारित किया था कब, 1956 में। और तभी आपके एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में क्या होता है, दिल्ली का अस्तित्व आता है। दिल्ली का प्रशासन चलता रहा। 1966 में क्या किया गया, दिल्ली के लिए एक एक्ट बनाया गया और एक्ट की जगह पे क्या किया गया, इस एक्ट में प्रावधान किया गया कि जो इसके पहले दिल्ली का प्रशासन देखता था उसे मुख्य आयुक्त की जगह पर एक नया पद सृजित किया गया, एलजी का पद, जिसको हम लोग उपराज्यपाल भी कहते हैं। तो यहां पर उपराज्यपाल का पद सृजित कर दिया जाता है। आगे चलकर 1991 में संविधान का 69 नंबर का संशोधन किया गया और दिल्ली में विधानसभा स्थापित करने का प्रावधान किया गया। भारतीय संविधान की अगर हम लोग बात करते हैं तो भारतीय संविधान के भाग 8 में, ठीक है, पार्ट जो आपका 8 है, भाग 8 में संघ शासित प्रदेशों यानी यूटी के संदर्भ में प्रावधान किया गया है। यूटी यानी यूनियन टेरिटरी के संदर्भ में प्रावधान कहां पे है, तो भारतीय संविधान के भाग 8 में किया गया है। अब यहां पर चूंकि 69 संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली में विधानसभा स्थापित करने का प्रावधान किया गया। अब विधानसभा यहां स्थापित होगी। विधानसभा स्थापित करने के बाद विधानसभा और सरकार के कामकाज के लिए एक रूपरेखा भी इसी एक्ट के अंतर्गत बना दिया गया कि दिल्ली सरकार का जो शासन होगा, जो विधानसभा होगी, जो दिल्ली की सरकार होगी, उसकी कामकाज क्या होंगे, उसके लिमिटेशन क्या होंगे, उसके अधिकार क्या होंगे, कैसे वो वर्क करेगी, इन सारे के संदर्भ में प्रावधान कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। आगे की कहानी में क्या है, यहां पर देखिए संविधान का अनुच्छेद 239 यहां पर याद रखना है आप लोग को, जो आपका आर्टिकल है 239AA दिल्ली विधानसभा को क्या कहता है, यहां पर अधिकार देता है पुलिस, लोक व्यवस्था और भूमि
कि मामलों को छोड़कर राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। यानी कि दिल्ली की जो सरकार है, दिल्ली की जो राज्य सरकार होगी, उस राज्य सरकार को यह राइट दिया गया है कि वह राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून तो बना सकती है, लेकिन इसमें मामले क्या होंगे? जो पुलिस का मामला होगा, लोक व्यवस्था और भूमि के जो मामले होंगे, उन पर दिल्ली सरकार को कानून बनाने का अधिकार नहीं होगा, बल्कि उनसे संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसको होगा? पार्लियामेंट को होगा, संसद को होगा। अगर हम लोग संघ शासित प्रदेशों के संदर्भ में बात करें तो संघ शासित प्रदेशों के संदर्भ में जिन राज्यों में विधानसभाएं नहीं हैं, उन राज्यों से संबंधित कानून बनाने का काम किसका है? संसद को है। संसद उनसे रिलेटेड कानून बनाती है। यहां भी चूंकि ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की बात हो रही है, इसलिए ऐसे संदर्भ में प्रावधान किया गया कि कुछ मामले यहां पर क्या किए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास रखे, जैसे पुलिस, लोक व्यवस्था और भूमि। इसके अलावा क्या किया गया? राज्य सरकार को सारा मामला सौंप दिया गया। विवाद कहां से खड़ा हुआ? क्योंकि यहां पे देखिए, विवाद का जड़ क्या है? राज्यपाल वर से आपका इस विवाद की जो शुरुआत होती है वो राज्यपाल वर से कह ले, तो यहां पर आपका सीधे सीधे दिल्ली सरकार से यह मामला उठता है। ठीक है, दिल्ली की जो राज्य सरकार है वहां से यह मामला, विवाद की शुरुआत हुई थी 2015 में। और 2015 में इस विवाद की शुरुआत कहां से होती है? जब मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि भूमि, पुलिस और कानून व्यवस्था से जुड़ी तमाम फाइलें पहले उसके पास आनी चाहिए, उसके बाद एलजी के पास जानी चाहिए। विवाद यहां से खड़ा हो गया। कहा जाता है कि इस समय जब यह आदेश दिया गया तो इस आदेश को लेकर एलजी के निर्णय के विरुद्ध यहां पर एलजी ने इस निर्णय को मानने से अस्वीकार कर दिया। क्योंकि एलजी किसके नियंत्रण में? एलजी सीधा सीधा आपके नियंत्रण में, राष्ट्रपति के नियंत्रण में। और राष्ट्रपति का मतलब क्या हो गया? राष्ट्रपति एज ए फ्रंट खड़ा होता है, लेकिन उसके बैकग्राउंड में कौन होता है? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद होती है। तो यहां पर जब यह मामला बना तो अब इसके जब एलजी ने मामले को मानने से अस्वीकार कर दिया, तो एलजी के इस निर्णय के विरुद्ध क्या होती है कि यहां पे 2016 में दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट में अपील किया। ठीक है, जब दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट में अपील किया तो दिल्ली सरकार के विरुद्ध यहां पे हाई कोर्ट का फैसला आ गया। यानी कि 2016 के हाई कोर्ट केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, दिल्ली का बॉस आपके कौन है? तो कहा गया कि एलजी ही दिल्ली का बॉस है। यानी एलजी को अधिकार है, जो आपका दिल्ली का उपराज्यपाल है उसे यह अधिकार है कि वो इन फाइलों को चाहे तो मुख्यमंत्री के पास भेज सकता है, अन्यथा नहीं भेज सकता है। यह मामला बना। दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में दिल्ली सरकार को अधिकार प्रदान कर दिया। इस मामले को लेकर दिल्ली सरकार गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्या किया कि कुछ मामलों को छोड़कर, जैसे अभी भी जैसे पुलिस, लोक व्यवस्था और भूमि के मामलों को छोड़कर यहां पर सीधे सीधे अधिकार किसको प्रदान कर दिया? दिल्ली सरकार को प्रदान कर दिया। मामला यहां पे नहीं रुका, मामला आगे बढ़ा। अब यहां पे देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट का यहां पे डिसीजन आ गया तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध केंद्र सरकार ने क्या किया? तो केंद्र सरकार देखिए 2021 में गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बिल 2021 संसद से पारित करवा दिया, जिसमें पुनः एलजी को सारे पावर प्रदान कर दिए गए। जब पुनः एलजी को सारे पावर प्रदान कर दिए गए तो इस बिल को लेकर दिल्ली सरकार पुनः सुप्रीम कोर्ट में अपील करती है। किसको? तो ये जो 2021 का बिल था, तथा सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई 2023 को फिर से दिल्ली सरकार को राहत देते हुए सेवाओं के मामले में अधिकार प्रदान किया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से एलजी की शक्तियों को भूमि, पुलिस, कानून व्यवस्था तक ही सीमित कर दिया। यानी एलजी का अधिकार यहीं तक, क्योंकि यहां पर सुप्रीम कोर्ट का तर्क आया था, क्योंकि एक चुनी हुई सरकार है, यानी कि जनता द्वारा चुनी हुई सरकार यहां पे पहुंची हुई है, तो उसकी शक्तियों को सीमित नहीं किया जा सकता। ठीक है, इस स्थिति के बाद ही 19 मई को केंद्र सरकार ने इस संदर्भ में क्या किया? दिल्ली सेवा अध्यादेश लेकर आई। इसी के संदर्भ में दिल्ली सेवा अध्यादेश आता है, जो आज वर्तमान समय में लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा पारित कर दिया गया है।
अब क्या है ये बिल और क्या है इसमें मामले, इसके संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। जैसे इसमें केंद्र ने फिर से अधिकारियों के तबादले और तैनाती का अधिकार एलजी को दे दिया। इस बिल में, इस अध्यादेश में यही प्रावधान किया गया है। अब बात करते हैं क्या होता है अध्यादेश। थोड़ा सा अध्यादेश जाने ऑर्डिनेंस के संदर्भ में। सबसे पहले तो यह जानिए अध्यादेश किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा ही जारी किया जाता है। जब अध्यादेश जारी करता है कौन करता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या करता है, अध्यादेश जारी करता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर कितना, आर्टिकल नंबर की बात हो रही है 123, 1 2 3 याद रखेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है, लेकिन यह अध्यादेश कुछ कंडीशन को फॉलो करते हुए ही जारी किया जा सकता है। जैसे अध्यादेश अगर राष्ट्रपति जारी करता है तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर जारी करेगा, यानी कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो उसे सजेस्ट करेगी वही अध्यादेश जारी कर सकता है। यानी कि राष्ट्रपति अगर हम बात करें तो अध्यादेश के संदर्भ में उसके पास विवेकाधीन शक्ति नहीं है, यानी राष्ट्रपति अपने विवेक के आधार पर कोई भी अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। पहला मामला। दूसरा चीज, अध्यादेश तभी जारी किया जा सकता है जब संसद सत्र में न हो। अगर संसद सत्र में है तो अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। ठीक है, हां यह बात अलग है। अगर संसद का एक सदन सत्र में है और एक सदन सत्र में नहीं है तो भी अध्यादेश जारी किया जा सकता है, यानी कि जब दोनों सदन सत्र में होंगे उस दशा में अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। अब अध्यादेश जारी करने के बाद प्रावधान क्या होगा, अध्यादेश जारी करने के बाद जैसे ही पार्लियामेंट सदन में पार्लियामेंट की बैठक होगी, सेशन आएगा, सेशन आने के 6 सप्ताह के भीतर, यानी कि 6 सप्ताह काफी इंपॉर्टेंट है, 6 सप्ताह के भीतर अगर दोनों सदनों द्वारा इसे पारित नहीं किया जाता है तो अध्यादेश वहीं पर समाप्त मान लिया जाएगा। अब कभी कभी यह क्वेश्चन उठ जाता है कि भाई अध्यादेश की अधिकतम सीमा क्या है। यह 6 सप्ताह की मैं बात कर रहा हूं, अध्यादेश की अधिकतम सीमा क्या है, इसका कोई उल्लेख नहीं है। बस यह कहा गया है कि अध्यादेश जारी होने के बाद जैसे ही आपकी संसद क्या होती है, सत्र में आती है, तो इसे दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना अनिवार्य है। अब क्वेश्चन यह उठता है कि दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना अनिवार्य है, तो भारतीय संविधान क्या प्रावधान करता है। भारतीय संविधान यह प्रावधान करता है कि एक फाइनेंशियल ईयर में, यानी एक वित्तीय वर्ष में संसद के कम से कम 2 सत्र होने अनिवार्य हैं। अब उस सत्र के संदर्भ में क्या कहा गया, सत्र के संदर्भ में कहा गया कि संसद का जो प्रथम सत्र होगा, उस प्रथम एक वित्तीय वर्ष का जो प्रथम सत्र होगा, उस प्रथम सत्र के अंतिम बैठक और द्वितीय सत्र जो आएगा, जो दूसरा सेशन होगा, उस दूसरे सेशन की पहली बैठक के दोनों के तारीख के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। इसके आधार पर हम मोटे तौर पे कह सकते हैं कि एक फाइनेंशियल ईयर में, एक वित्तीय वर्ष में संसद के 2 सत्र होने अनिवार्य हैं। कम से कम 2, अधिकतम 3 भी हो सकता है और अधिकतम 4 भी यहां पर हो सकता है, याद रखेंगे 4 भी हो सकता है। ठीक है, अब इसका मतलब हो गया कि 6 महीने, मोटे तौर पर हम कहें तो 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं हो सकता संसद के 2 सत्रों के बीच में। यानी एक ऑर्डिनेंस अगर इशू किया जा सकता है तो अधिकतम कितना, 6 माह, और जैसे ही सेशन आएगा उसके 6 सप्ताह के भीतर यह क्या होना चाहिए, अध्यादेश पारित होना चाहिए संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग। अब यहां पर यानी कि किसी भी अध्यादेश की अधिकतम सीमा की हम बात करें, अधिकतम सीमा क्या हो सकती है भाई, अधिकतम सीमा, तो किसी भी अध्यादेश की अधिकतम सीमा आप कह सकते हैं 6 माह 6 सप्ताह। 6 सप्ताह क्या हो सकती है, किसी भी अध्यादेश की अधिकतम समय सीमा हो सकती है। या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 7.5 माह लिख लीजिए, यह अध्यादेश की अधिकतम सीमा।
दिल्ली सरकार के विरुद्ध जो भारत सरकार का निर्णय था, इसी बीच में जब संसद का सत्र नहीं चल रहा था तो भारत सरकार ने क्या किया, दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल लेकर आई, ठीक है, और इसे मानसून सत्र में रखकर इसे पारित करवा दिया गया। अब देखिए इस ऑर्डिनेंस बिल में क्या क्या चीजें थी, थोड़ा सा इस पे हम लोग चर्चा करें। यह जो अध्यादेश आया था, जो अब बिल का रूप ले चुका है, ठीक है, अध्यादेश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 में संशोधन करता है। मैंने बताया था अभी आपको पहले कि 1991 में क्या किया गया था, दिल्ली के लिए पूरी गाइडलाइन जारी की गई थी। 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित करते हुए क्या किया गया था, इसके लिए पूरा गाइड जारी किया गया था, गाइडलाइन। एक तो ये इसमें क्या करता है, यह बिल या यह अध्यादेश इसमें संशोधन करता है। यह राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की स्थापना करता है। प्राधिकरण अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग और अनुशासनात्मक मामलों के संबंध में उपराज्यपाल एलजी को सिफारिशें करेगा। यानी कि दिल्ली सरकार के अधीन जितने भी आपके अधिकारी होंगे, ठीक है, उनके तबादले, पोस्टिंग और जो भी उनके खिलाफ कोई भी अगर अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी है, उसके संबंध में राज्यपाल को सिफारिश करने का काम कौन करेगा, तो सिविल सेवा प्राधिकरण, एक प्राधिकरण की स्थापना की यहां पे बात कही गई है। अगली लाइन में ही है, अध्यादेश एलजी को राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण और दिल्ली विधानसभा के आह्वान, सत्रावसान और विघटन सहित कई मामलों पर अपने विवेक का प्रयोग करने का अधिकार देती है। यहां पर मामला मेन है अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर से। दूसरा चीज यहां पर दूसरी चीज क्या बन रही है कि यह अध्यादेश या यह बिल एलजी को पावरफुल बना रहा है। पावरफुल कैसे बना रहा है, अभी मैं इसके जो राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा आपका प्राधिकरण है, इसके संदर्भ में भी चर्चा करूंगा, लेकिन पहले यह जान लें कि यह एलजी को कैसे पावरफुल बना रहा है। एलजी को कुछ इस तरह से, जैसे विधानसभा के आह्वान यानी विधानसभा के सत्रों को आहूत करना, बुलाना, सत्रावसान करना, उनके समाप्ति की घोषणा करना, अथवा विघटन के संदर्भ में यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि विवेक का प्रयोग कर सकता है। यानी एलजी को पूरा पावर है, वो अपने विवेक के अनुसार निर्णय ले सकता है। और चूंकि जो एलजी है वो किसके अधीन है, राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति के पीछे कौन बैठा है, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। तो विवाद का कारण यह है कि राज्य सरकार यह कह रही है कि इसमें दो मामले उठा रही है। पहली चीज कि यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है, और दूसरा उनका कहना है कि केंद्र सरकार कहीं ना कहीं जना आदेश का उल्लंघन कर रही है, जनता के यहां पे निर्वाचित सदस्यों का उल्लंघन कर रही है। यह मामला बन रहा है यहां पर। अब आगे हम लोग बात करते हैं, यह जो प्राधिकरण आपके बनाने की बात कही गई है, एक प्राधिकरण मैंने बताया राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। अब देखिए, अब इसमें देखें तो इसमें कहा गया है सीधे सीधे कि यह 3 लोगों का एक प्राधिकरण होगा जिसमें 3 लोग मेंबर होंगे। कौन कौन होगा, एक तो आपका दिल्ली के मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री क्या होंगे इस प्राधिकरण में आपके मेंबर होंगे, और इस तरह से इस प्राधिकरण के अध्यक्ष भी कौन होंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे, ठीक है। एक कौन होगा, मुख्य सचिव, मुख्य सचिव, सचिव दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार क्या होंगे यहां पर, ये भी इसके क्या होंगे, आपके मेंबर होंगे। मुख्य सचिव दिल्ली सरकार भी इसमें इस प्राधिकरण के मेंबर के तौर पर आपके रहेंगे। साथ साथ में याद रखेंगे प्रधान गृह सचिव, प्रधान गृह सचिव, गृह सचिव को भी क्या किया गया है, इस मामले में आपका इसका मेंबर बनाया गया है। यानी कि दिल्ली सरकार के अधीन किसी भी अधिकारी के ट्रांसफर, पोस्टिंग या किसी भी अनुशासनात्मक मामले का अगर मामला उठता है तो वो मामला कहां जाएगा, एक प्राधिकरण। यह बिल एक प्राधिकरण का गठन का प्रावधान करता है जिसमें 3 मेंबरों की यहां पे बात की है, मुख्य सचिव दिल्ली सरकार, प्रधान गृह सचिव दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार यहां पर याद रखेंगे, दिल्ली सरकार ये प्रावधान करता है। अब देखिए, अब इसमें विवाद क्या है, यहां पे जो भी निर्णय लिया जाएगा बहुमत के आधार पर। तो 3 लोग हैं, यानी 2 लोग
अगर किसी मामले पे सहमत हैं तो वो मान्य होगा। विवाद की जड़ ये है कि यहां पर अगर हम लोग बात करें तो ये जो 2 पोस्ट हैं इनकी नियुक्ति कौन करेगी, तो ये केंद्र के मामले हैं। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त हैं। अब यहां पर मुख्यमंत्री का क्या कहना है कि भाई 2 मेंबर तो आप ही के द्वारा अपॉइंटेड है, आप जैसा कहेंगे ऐसा निर्णय ले लेंगे, यानी यहां पे मेरा होना या ना होना कोई मतलब नहीं है। तो एक तो यह मामला यहां पर। दूसरा चीज, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यह प्राधिकरण क्या करेगा, किसी भी मामले पर अपना सुझाव किसको भेजेंगे, ये तीनों लोग मिलकर अपना सुझाव किसको भेजेंगे, तो ये एलजी को अपना सुझाव भेजेंगे। अब देखिए, अब एलजी के पास सुझाव गया, एलजी प्राधिकरण द्वारा दिए गए सुझाव को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। यहां पर याद रखिएगा, एलजी सुझाव को मानने के लिए बाध्य नहीं है। और यही है विवाद की असली जड़। यहां पर वो बाध्य नहीं है, वो अपने विवेक के अनुसार यहां पर निर्णय ले सकता है, चाहे तो मामले को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। और मैं बार बार आप लोगों से बता रहा हूं कि राष्ट्रपति को आरक्षित करने का मतलब केंद्र सरकार, ठीक है। तो यहां पर एक विवाद का यह विषय बना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें विवाद क्या एक विषय और क्या है, यह जो विधेयक है आपका या ऑर्डिनेंस बिल है, यह विधेयक उपराज्यपाल को विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है। जैसे विवेकाधीन शक्ति के अंतर्गत मैंने एक मामला आपको बताया, ठीक है, कि प्राधिकरण के निर्णय को मान सकता है अथवा नहीं भी मान सकता है, ठीक है। तो यहां पर एलजी को थोड़े से असीमित अधिकार मिल रहे हैं, ठीक है, एलजी को असीमित अधिकार मिल रहे हैं, इसलिए यह मामला विवाद का विषय बना हुआ है। दूसरा क्या है, शक्ति में वृद्धि क्या कर रहा है, तो यहां पर विधान सभा के सत्रों या विधानसभा के सत्र आहूत, स्थगन एवं भंग में विवेक का प्रयोग। अब ये 2 चीजें क्या कर रही हैं, कहीं ना कहीं विवाद की एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है। प्राधिकरण अगर कोई सुझाव देता है तो एलजी चाहे तो उसे मान सकता है, अन्यथा नहीं मान सकता है, यानी कि इसे विवेकाधीन शक्ति यहां पर प्राप्त हो गई। दूसरा चीज, विधानसभा के अगर यहां पर क्या करना है, सत्रों को आहूत करना है, स्थगन करना है अथवा भंग करना है, यहां भी एलजी अपने विवेक के अनुसार काम कर सकता है। तो यह भी एक विवाद का बहुत बड़ा कारण बना हुआ है। इसके अलावा देखिए इस बिल में क्या क्या और प्रावधान किए गए हैं। इस बिल में प्रावधान किया गया है कि विभागीय सचिव किसी भी मामले को राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को संज्ञान में दे सकते हैं। अब यहां पर देखिए, जो डिपार्टमेंटल आपके सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं, ये कि मामले को क्या कर सकते हैं, राज्यपाल को भी दे सकते हैं, मुख्यमंत्री को भी दे सकते हैं और मुख्य सचिव को भी प्रेषित कर सकते हैं, ठीक है। तीसरी चीज, राज्य सरकार भूमि, पुलिस और लोक व्यवस्था के मामलों को छोड़कर राज्य सूची और समवर्ती सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। तो यह पूरा का पूरा मामला है, ठीक है। मामला यहां पर जब विवाद के घेरे में आया तो वो घेरे में आया कब, जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन 19 मई को, जब 11 मई को आपका क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है, उसके बाद ही यह सारा मामला हम लोग के सामने उजागर होकर आता है, ठीक है। अब यहां पर समस्या क्या आ रही है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भारत के त्रिपक्षीय श्रृंखला
जो त्रिपक्षीय श्रृंखला है उसको कहीं ना कहीं यह जो आपका बिल था 2021 वाला वो उसका उल्लंघन कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट का यह मानना था। अब ये त्रिपक्षीय श्रृंखला है क्या, इस पे थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। त्रिपक्षीय श्रृंखला यह कहता है कि जो लोक सेवक होते हैं, लोक सेवक किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे? मिनिस्टर्स के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मिनिस्टर किसके प्रति होता है भाई? तो यानी कि जो मंत्री होता है, यह मंत्री आपकी विधायिका के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है। और विधायिका किसके प्रति? जनता के प्रति, जो उसके निर्वाचन में हिस्सा लेती है उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है। तो यह त्रिपक्षीय श्रृंखला है, कहीं ना कहीं इसका हनन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहां पर आपके जो अधिकारी हैं वो अधिकारी क्या हो रहे हैं? वो अधिकारी आपके मंत्री के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं हो रहे हैं, राज्य सरकार के मंत्रियों के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं हो रहे हैं, बल्कि वो किसके प्रति? एलजी के प्रति रिस्पॉन्सिबल हो जा रहे हैं, राष्ट्रपति के प्रति रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर इस मामले में काफी विवाद खड़ा हुआ है। ठीक है, यह जरूर है कि यहां पर भारत सरकार अपना अलग तर्क प्रस्तुत कर रही है, अपना पक्ष अलग रूप से रख रही है। आपकी जो दिल्ली सरकार है वो अपना पक्ष रख रही है। मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन यहां पर चूंकि भारत सरकार ने क्या किया है, इससे संबंधित बिल लाकर और इस अध्यादेश को कानूनी जामा पहना चुकी है। बस राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने हैं और यह एक संशोधन विधेयक के रूप में क्या होगा, जैसे ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे पास हो जाएगा। तो यह सारा मामला है दिल्ली बिल से रिलेटेड। तो यह पूरा मैंने मामला आपको समझा दिया, इसमें संविधान से रिलेटेड भी काफी चीजें आपको बता दी। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, बाकी इससे रिलेटेड अगर कोई न्यूज आता है तो जरूर हम लोग आपको अपडेट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।